प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BSc 3 के अंतर्गत जो नवा अध्याय हम लोग के लिए पढ़ना है, जिसमें संविधान की विशेषताएं हम लोग को जाननी है। इस संबंध में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान विश्व का एक अनूठा संविधान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसकी कई विशेषताएं हैं और हम सभी विशेषताओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है और इसकी कई विशेषताओं को हम जब देखते हैं तो यह लगता है कि यह एक अनूठा संविधान है। इसमें सबसे पहला है विशेषता इसकी संविधान के प्रकार। यदि संविधान प्रकार के रूप में हम देखें तो संविधान दो तरह के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है और इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, लेकिन हमारा संविधान लिखित संविधान है। तो एक विशेषता इसकी है और बड़ा भी है, लिखित रूप में भी बड़ा है। तो एक इसकी विशेषता है, यह एक लिखित संविधान है हमारा संविधान। और इस संविधान की दूसरी विशेषता है कि किसी भी संविधान को यदि हम विशेषता जानते हैं तो देखते हैं कि यह कठोर है या नरम है, या इसको हम लोग कैसे इसको डील करते हैं। जैसे अनम्य है या नम्य है, इस शब्दों में हम बोले नम्य है या अनम्य है। तो जैसे बहुत सारे संविधान बहुत कठोर होते हैं जो समय के साथ अपने को बदल नहीं पाते हैं, जबकि कुछ संविधान ऐसे होते हैं कि उनमें समय के साथ आराम से परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो अनम्य और नम्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो हमारा संविधान इन दोनों के बीच की कड़ी है, न बहुत ही ज़्यादा कठोर है और नहीं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह से हमारा बीच का रास्ता अपना है। हमारा संविधान बीच का है, न ज़्यादा नम्य है न ज़्यादा अनम्य है, बल्कि बीच का, दोनों का मिश्रण है। तो ये भी एक विशेषता इसकी है। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें भारतीय संविधान की, तो यह जैसे कि संविधान होता है दो तरह का होता है, एक परिसंघीय संविधान और दूसरा एकात्मक संविधान। परिसंघीय संविधान होता है कि उसमें राज्यों का भी बहुत सारे अधिकार होते हैं और केंद्र का भी। और एक होता है कि संघीय संविधान, एकात्मक संविधान, कि उसमें केंद्र मजबूत होता है, जो केंद्र का जो शक्ति होती है वो राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से दो तरह के संविधान होते हैं, परिसंघीय और एकात्मक। तो परिसंघीय संविधान में केंद्र उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि एकात्मक में होता है। तो जैसे अमेरिका का संविधान जो है वो परिसंघीय संविधान है, और इसी तरह से ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है। लेकिन भारत का संविधान न ही परिसंघीय है और न ही एकात्मक है, बल्कि बीच का है। ऐसा ही में कहा जाए तो यह सामान्य स्थिति में जब आपातकाल या कोई विशेष परिस्थिति, संकट की स्थिति हमारे देश में न हो, तो वह परिसंघीय रूप में कार्य करता है। और यदि कोई संकट स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी कोरोना महामारी की संकट उत्पन्न हुई है, तो इस स्थिति में केंद्र चाहे तो संविधान को एकात्मक रूप में प्रवृत्ति कर सकती है, मतलब कि राज्य की शक्तियां जो हैं वह अब खुद अपने पास ले सकती है। तो इस प्रकार से हमारा संविधान का जो विशेषता है उसमें एक यह भी विशेषता है कि यह समय के अनुसार कभी परिसंघीय भी के रूप में दिखता है, कभी समय के अनुसार यदि खराब स्थिति चल रही है तो वह एकात्मक रूप में भी दिखता है। तो यह दोनों का मिश्रण के रूप में काम करता है, डुअल नेचर इसकी दिखती है। और अगर हमारे संविधान की अगली विशेषता के बारे में बात करें तो संविधान एक होता है संसदीय संविधान और एक अध्यक्षीय प्रणाली का संविधान। तो संसदीय, जैसे कि इंग्लैंड का जो संविधान है वह संसदीय संविधान का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसमें संसद सर्वोच्च होती है। और जैसे कि अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय है, वहाँ राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। तो इस तरह से संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली पर भी संविधान की विशेषताओं को गणना करते हैं। तो भारत एक गणराज्य है, उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है
उसी में सभी कार्यपालक शक्तियां निहित होती है तथा उसी के नाम से इनका प्रयोग किया जाता है। वह सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति हमारा जो होता है सर्वोच्च जो सैन्य बल है उसका क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। निर्णय विशेष रूप से उल्लेखनीय था। राष्ट्रपति जो निर्णय लेता है उसमें हम देखते हैं कि वह संसद के निर्णय के आधार पर ही कोई भी फैसला करता है, अंतिम निर्णय देता है। हम जानते हैं कि अमेरिका, जैसे अमेरिका जो देश है कि राष्ट्रपति के विपरीत, जो अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ सर्वसर्वा होता है कोई भी निर्णय लेने में, लेकिन उसके विपरीत हमारा राष्ट्रपति कार्यपालिका के अधीन कार्य करता है। वह केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। वह यथार्थ में राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की सहायता तथा उसके परामर्श से ही कार्य करता है। मंत्री सामूहिक रूप से संसद के सीधे जन निर्वाचित सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इस तरह से एक संविधान की हमारी विशेषता है। और अगला चौथा अगर विशेषता बात करें हम अपनी संविधान की, तो एक होता है न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता। और किसी देश के संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है, इस पर भी संविधान की विशेषताओं की गणना की जाती है। हम लोग उसको देखते हैं कौन कैसा विशेषता इससे क्या है। तो जैसे इंग्लैंड का जो संविधान है वह संसदीय प्रभुत्व का है। वहां पर कोई लिखित संविधान तो है नहीं, इसलिए कोई न्यायिक निर्वाचन भी नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका के संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता है। वहां का न्यायपालिका कोई भी कृत्य का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकती है। लेकिन भारत का जो संविधान है वह इसमें भी बीच का रास्ता अपनाया है कि यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता, लेकिन अमेरिका जैसा न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है, क्योंकि अमेरिका में एक थोड़ा सा अलग तरह की व्यवस्था की गई है। हम जानते हैं कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। इसकी शक्तियों पर कम से कम सिद्धांत रूप में कोई रोक नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधान का न्यायिक पुनरीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है। इंग्लैंड में है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, क्योंकि उसे न्यायिक पुनरीक्षण का तथा संविधान के निर्वचन की शक्ति प्राप्त है। भारत में संविधान ने मध्यम मार्ग अपनाया है। उसने ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समझौता किया है। हम विधि के शासन से शासित होते हैं और किसी भी प्रशासनिक कृत्य का न्यायिक पुनरीक्षण विधि के शासन का अनिवार्य अंग है। तो इस तरह से हमारा संविधान भी नहीं न्यायिक सर्वोच्चता और न ही संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया, बल्कि बीच का रास्ता अपनाया है। अब हम अपने संविधान की अगर अगले विशेषता की बात करें तो एक आती है वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान ने अपने नागरिकों को मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया, न संपत्ति का, न उम्र का, न लिंग का, न जाति का, न क्षेत्र का, कोई उसमें भेदभाव नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों वयस्क नागरिकों को न्यायिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। एक व्यक्ति एक वोट। अभी हमारा जो भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र का है तो वह वोट देने का अधिकारी है। तो इस तरह से भी हमारे संविधान की एक विशेषता है कि सभी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार का निर्णय दिया गया है। अब यदि हम बात करें अगले इसी विशेषता की हमारे संविधान की, तो है मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। छठा अगर हम इसका देखें कि हमारे संविधान की मूल विशेषता जो है क्या है, छठा पॉइंट में हम देखते हैं कि मूल अधिकारों का घोषणा पत्र। हमारे संविधान में जो भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक में है। और अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकार है। वहां पर जो मूल अधिकार जो दिया गया है उसमें निरपेक्ष मूल अधिकार का बात की गई है कि आदमियों के ये अधिकार होने चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है। उसके सापेक्ष कुछ और भी कर्तव्य होते हैं। तो इसका वर्णन अमेरिका संविधान में नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका
वर्णन है कि यदि कोई इसका मूल अधिकार है तो इसके अलावे इसमें कौन कौन से छूट हैं या कौन कौन से और देश के हित में लेकर के या समाज के और कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए उसका इसमें वर्णन कर दिया गया है कि मूल अधिकारों में कौन कौन से प्रतिबंध रहेंगे। तो ये सब हमारे संविधान में दे दिया गया। तो यह हमारे संविधान की एक विशेषता है मूल अधिकारों घोषणा पत्र में। और फिर हमारा एक अगर 7वां विशेषता बात करें अपने संविधान की तो एक है नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व का भी उल्लेख है भाग 4 में, मूल अधिकार के बाद वाले भाग में। उसमें यह निर्धारित है कि राज्य को क्या करना चाहिए देश के हित में, यह उल्लेखित है। अब लेकिन यह न्यायिक पुनरावलोकन में नहीं आता है, यह उसको न्यायालय उसको बाध्य करके लागू नहीं करवा सकती है। देश अपनी क्षमता और समय के अनुसार उसे लागू करने की छूट रखता है। यह नीति निर्देशक तत्व है कि देश को किस डायरेक्शन में जाना है। यदि कहीं कोई न्यायपालिका को निर्णय लेने में या किसी कोई दुविधा हो रही है तो नीति निर्देशक तत्व वहां पर उसको सहायता करती है कि उद्देश्य हमारे संविधान लिखने वाले का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमारा संविधान लिखा गया, तो यदि उस समय की स्थिति के अनुसार यह करना संभव नहीं था, ना उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, ना राजनीतिक, बहुत सारी चीजें थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए केवल उल्लेख कर दिया गया कि राज्य को इस सब काम करना चाहिए। तो यह नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। यह हमारे संविधान की एक विशेषता है। और एक नागरिकता, अगर 8वां अगर विशेषता हम बात करें अपने संविधान की, तो नागरिकता भी एक हमारी संविधान की विशेषता है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका के संविधान में अगर बात करें तो वहाँ पर केंद्रीय नागरिकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और राज्यों के भी अपनी नागरिकता, डुअल नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप किसी राज्य का निवासी हो तो आपको नागरिकता भारतीय ही रहेगी। आपकी आंध्र प्रदेश की नागरिकता, झारखंड की नागरिकता, बिहारी की नागरिकता, ऐसा नहीं है कि बिहार का नागरिक, ऐसा नहीं। जब कहीं भी किसी भी राज्य का जब होगा तो वह भारत का ही नागरिक होगा। तो यहाँ एक ये हमारे संविधान बनाने वालों ने जो रखी है नागरिकता, वह एकल नागरिकता है। इसलिए यह जो है सो हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि किसी भी, हमारा राज्य परिसंघीय है, हमारा देश परिसंघ के रूप में काम करता है। कई राज्य हैं, उसमें ऊपर सेंट्रल है, लेकिन नागरिकता एकल है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। दूसरा है अगला, अगर हम करें बात 9वां अगर मूल अधिकारों की, अपने संविधान की विशेषताओं का 9वां विशेषता अगर हम बात करें तो एक विशेषता है मूल कर्तव्य। हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों अनुच्छेद 51 में उसका उल्लेख किया गया है कि हमारे किसी व्यक्ति का, नागरिक का यदि कुछ अधिकार है तो उसे देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। बिना कर्तव्य का कोई अधिकार का कोई महत्व नहीं है, और ना ही उसे समाज के लिए सर्वाइव करने के लिए उचित माना जा सकता है। तो इसलिए हमारे संविधान में हर एक नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन बाद में जब शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, मूल अधिकार में शामिल किया गया, 6 से 14 वर्ष बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, यह मूल अधिकार है बच्चों का। तो उसमें गार्जियन को भी, उसके अभिभावक, बच्चे के अभिभावक को भी एक मूल कर्तव्य दिया गया कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना, उसकी शिक्षा देना आपका मूल कर्तव्य भी बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में ये कई विशेषताएं हैं। एक और विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। जैसे अमेरिका में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे देश में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। इंग्लैंड में न्यायपालिका है, लेकिन चूंकि संविधान, लिखित संविधान न होने के कारण कृत्य का वह पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यह इनका जो है सभी क्षेत्रों में एक अपना न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। और जहां तक जानते हैं उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय एक ही एकीकृत न्यायिक संरचना के भाग है, और उसका क्षेत्राधिकार सभी विधियों यानी संघ, राज्य, सिविल, दांडिक, संवैधानिक विधियों सभी पर होता है। तो यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। तो अगर इस तरह से हम 8-10 विशेषताएं हम अपने संविधान को भी देखें, समझे, और अगर निष्कर्ष रूप में हम कहें तो भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। यह अनेक दृष्टियों से अनूठा है।
इसे किसी खास ढांचे में या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनम्य तथा नम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय एवं संसदीय रूपों का सम्मिश्रण है। इसमें प्रयास किया गया है कि एक और व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर उसके कर्तव्यों में सामंजस्य बैठाया जाए। जनता हमारे देश में सर्वोच्च है। जनता के सामाजिक आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे, इसका ध्यान रखा गया है। इसके अलावा यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों के बीच एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करता है। हमारा संविधान, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए अनेक देशों के संविधान लुढ़क गए तथा लुप्त हो गए, वहां हमारे संविधान ने अनेक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है और वह जीवित रहा है। यह बात स्वयं इसकी सुनम्यता, सक्रियता और समृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है। इस तरह से हमारा संविधान, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हें इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और इसमें कई कमेटियां थी। सभी कमेटियों ने अपना रिकमेंडेशन दिया और संविधान सभा ने इसे पारित किया और यह एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो तैयार हुआ था, आज सुचारू रूप से हमारे 70 वर्षों के कार्यकाल के बाद भी सुगठित रूप से चल रहा है और आगे भी हमें उम्मीद है कि चलता रहेगा, क्योंकि यह नम्यता अनम्यता दोनों का मिश्रण है। यदि कोई समय समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें परिवर्तन करने का भी प्रावधान है। इसलिए यह हमें विश्वास है कि यह आगे भी सर्वाइव करेगा और हमारे देश को इसी तरह से सेवा करेगा। आज हमारे संविधान की विशेषताओं पर इतना ही वक्तव्य को हम विराम देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे, हम उस पर जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।